रेजोनेंस का नाम देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड और वेरी यूजफुल है इन डेली लाइफ। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। When the frequency of applied periodic force, जो आप फोर्स बार बार लगा रहे होते हैं उस ऑसिलेटरी बॉडी के ऊपर, अगर उसका पीरियड इक्वल हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फोर्स और ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, then the amplitude of motion becomes extraordinarily large. This phenomena is called resonance. क्या मतलब? देखिए, एक सिंपल पेंडुलम खड़ा हुए, उसको पहले तो आप वाइब्रेट कर दें फ्री ऑसिलेशंस के जरिए से, फिर जब वो आप उसके करीब मुंह लेकर जाएं और जब आपके मुंह के पास आए उसकी मुंह, उसको आप थोड़ी सी ब्लो करें, थोड़ा सा ब्लो करें, हम उस पर थोड़ी सी फूंक मारेंगे, फिर दोबारा हमारे मुंह के करीब आएगा, फिर थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, फिर थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे। तो इस तरीके से फोर्स तो बहुत कम होगी, लेकिन उसके अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा होगी उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? देखें, एक तो ये है ना कि जब सिंपल पेंडुलम आपके पास आता है तो आप उसको पुश कर देते हाथ से, एक दफा पुश किया, फिर आपके साथ पास आया, फिर पुश कर दिया। अब इसका मतलब है कि जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, जितना उसका पीरियड है, आप फोर्स भी उसी वक्फे से लगा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी लगाई गई फोर्स का टाइम पीरियड इक्वल हो गया है उस ऑसिलेटर की टाइम पीरियड के। ये यूं कह लें कि जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, आप भी उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ फोर्स लगा रहे हैं। तो इस अमल को हम रेजोनेंस कहते हैं, जब आपकी लगाई गई फोर्स का टाइम पीरियड मैच कर जाए उस ऑसिलेटरी बॉडी के साथ, इसको हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखने से पहले एक और कंसेप्ट से एग्जांपल्स के जरिए से आप इसको समझ सकते हैं। एफएससी की बुक में भी रेजोनेंस के रिलेटेड काफी सारी एग्जांपल्स थी। जैसे एक वो ब्रिज की एग्जांपल दी हुई है कि एक ब्रिज के ऊपर जब सोल्जर्स गुजर रहे हो तो उनका कमांडर उनको हिदायत करता है कि आप ये जो लेफ्ट राइट नीचे पांव मार रहे होते हैं, इनको रोक दें, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आप पीरियोडिकली फोर्स लगा रहे हैं उस ब्रिज के ऊपर, उसका पीरियड मैच कर जाए उस पुल की, उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर ऐसा हो गया तो वो ब्रिज के अंदर जो वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं, उनका पीरियड, उनका जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज हो जाएगा और वो पुल टूट सकता है। ठीक है। इसी तरह एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल ये माइक्रोवेव ओवन की है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम एक बर्तन के अंदर खाना डालकर रख देते हैं, थोड़ी देर के बाद खाना इतना गर्म हो चुका होता है कि वो खाया नहीं जाता, लेकिन जो बर्तन या प्लेट होता है वो उस तरह से ठंडी होती है, वो गर्म नहीं होती। तो इसकी क्या वजह है? देखें, जो फूड होता है, जो खाना होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स या फैट मॉलिक्यूल्स, वो भी एक फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। कोई भी मटेरियल आप लेते हैं ना तो उसके पार्टिकल्स की एक वाइब्रेशन है। अब वहां पर माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो वेव्स पैदा की जाती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी उस फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के बराबर वाली वेव्स पैदा करते हैं। तो जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो वहां पर रेजोनेंस पैदा होती है, और वो जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी उनकी जो वाइब्रेशंस होती है वो बहुत तेज हो जाती है, उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, तो खाने का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम रेजोनेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल ये तो डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल्स थी। अब इसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं कि जब उन्होंने माइक्रोवेव ओवन बनाया तो उन्हें कैसे पता चला कि कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हम इसमें पैदा करें। तो अभी हम वही चीज यहाँ पर देखेंगे कि एम्पलीट्यूड जो है वो किस तरह से फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो प्रीवियस स्लाइड थी इसमें ये एम्पलीट्यूड आप देखें जरा, ये सारे इसके एम्पलीट्यूड है। जो स्टार्ट में लिखा हुआ होता है साइन या कॉस के स्टार्ट में जो कांस्टेंट लिखा होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। तो इस एम्पलीट्यूड को मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा?
एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब इसका ये जो बटे के नीचे वाली रकम लिखी हुई है ये मिनिमम होगी। तो यहाँ पर ये जो अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा उस फोर्स का एंगल है। बेसिकली तो हमने फोर्स का पीरियड देखना है ना, फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो, उसका पीरियड कितना हो। तो ये हमने उसका पीरियड निकालने के लिए ये जो अल्फा था उस कॉस के एंगल में था, तो इस अल्फा का कितना पीरियड हो, इसको हम कितनी वैल्यू दें। तो यहाँ पर अब हम इसकी मैथमेटिक्स करते हैं, वो अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं जिस पर ये डिनोमिनेटर जो है उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाए, ताकि उससे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बन जाए। तो उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल या सेकंड डेरिवेटिव रूल्स को यूज करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते होते हैं तो उसके लिए फिर हम सेकंड डेरिवेटिव रूल या फर्स्ट डेरिवेटिव रूल यूज करते हैं। So this amplitude is maximum if the denominator is minimum. To find the minimum value of denominator, we consider this function. मतलब ये जो बटे के नीचे डिनोमिनेटर था मैंने उसको g का नाम दे दिया। अब ये g की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेता हूँ इस विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो अल्फा है ना ये 0 नहीं ले सकते, ये आपने ज़हन में रखना है। वैसे यहाँ पर आप ले भी लें तो भी फंक्शन की जो वैल्यू है ना इस पर मैक्सिमम नहीं निकलती, मिनिमम निकलती है। तो मैंने स्टार्ट में ये कंडीशन सपोज कर ली कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अल्फा था कॉस का एंगल, तो जब कॉस का एंगल ही आप 0 लेंगे तो वो तो कॉस तो 1 हो जाएगा, तो वो फोर्स ऑसिलेटिंग फोर्स नहीं होगी बल्कि वो तो कांस्टेंट फोर्स बन जाएगी। इसीलिए मैंने स्टार्ट में ही अल्फा को सपोज कर लिया कि अल्फा नॉट इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है ये इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम निकालें तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस आ जाएगा, और यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने से ये फंक्शन बन जाएगा। अब इसमें दो वैल्यूज हैं तो बारी बारी अब दोनों को देख लेते हैं। अगर हम इसमें पॉजिटिव पहले हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेने से और उसको सिंपलीफाई कर लेने से ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसके अंदर अगर हम अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, अच्छा अब इसमें देखिए आप अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव, इधर अल्फा का स्क्वायर आया हुआ है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव पर भी वही चीज आपको मिलेगी, नेगेटिव पर भी वही मिलेगी। तो इसलिए जस्ट मैंने यहाँ पर पॉजिटिव रूट पुट कर दिया, आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज आ गई। अब ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा गैमा स्क्वायर ये ऊपर है अल्फा स्क्वायर के इक्वल, मतलब एक स्क्वायर के इक्वल है, और स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। तो जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो अकॉर्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव रूल जो फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती होती है। तो जब ये मिनिमम वैल्यू है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब है अल्फा की ये वैल्यू या अल्फा स्क्वायर बराबर किसके ले रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 गैमा स्क्वायर। ये आप अब अल्फा यहाँ पर पुट कर दें, जो स्टार्ट में एम्पलीट्यूड दिया हुआ था अल्फा स्क्वायर पुट करें, यहाँ पर भी पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो आपके पास इस फार्मूले की सूरत में आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट राइट कर दिया, आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। तो जी ये आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया। तो इसका मतलब है कंडीशन आप एंगल के ऊपर ये कंडीशन लेंगे कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अगर आप ले लेते हैं यहाँ पर, तो फिर आपको जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो ये मैथमेटिक्स वो एप्लीकेशंस के बिहाइंड ये सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। लो जी ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का।